ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये अपना अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। देखो, अब तक हमने इलेक्ट्रोलाइसिस और गैल्वेनिक को पढ़ा था। आज इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोलाइसिस को क्वांटिटेटिव एक्सप्लेन किया था। इसने हमें क्या दिया, यानी फैराडेज लॉ हमें क्या एक्सप्लेनेशन देगी। अगर हम बात करें फैराडेज लॉज के बारे में, फैराडेज लॉज हमें क्या देता है, इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस विद अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इसी के बेसिस यानी फैराडे लॉ हमें क्या प्रोवाइड करता है, फैराडे लॉज उसको बोलते हैं हमें इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन with amount of substance deposited at electrode। दैट मीन्स देखो, ये हमें क्या देता है, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बीच में रिलेशनशिप देता है। इसी के केसेस में यानी कितना करंट हम इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान पास करेंगे और उस करंट की वजह से कितना चेंजेस, कितना अमाउंट हम ऑब्टेन करते हैं। और इसी के केस में देखो, हम फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ स्टडी करने हमने। इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में फैराडे ने हमें 2 स्टेटमेंट दी, उन्हीं को हम फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ के नाम से हम पढ़ते हैं। अगर हम ये कहें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, अगर हमें स्टडी करना है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, अगर फैराडे फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर हम स्टडी करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या कहता है कि कितना अमाउंट ऑफ डिपोजिशन होगा किसके ऊपर, किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, कब, जब हम जितना चार्ज पास करेंगे, वो चार्ज पास करें और जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा चार्ज पास करवाएंगे हम, यानी करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, उतना ज्यादा क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिपोजिशन। दैट मींस इससे देखो हमें क्या रिलेशन मिला फैराडे लॉ से। इसने हमें स्टेटमेंट क्या दी अभी, द अमाउंट ऑफ substance deposited at electrode is directly proportional to the amount of charge passes through electrolytic solution। देखो, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है वो उस वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो, हम यह मान लेते हैं, लेट W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और हम ये कहें कि Q क्या है, चार्ज
passes through इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो Q तो चार्ज है, कितना पास किया, और W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो अपने पास एक रिलेशन बन गया है कि वेट डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इसी इक्वेशंस में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सोल्व करें तो अपने पास एक इक्वेशन बन जाती है वेट यानी W इज इक्वल टू क्या हो गया, ZQ। और इस केस में देखो अगर हम यहाँ राइट करें Z की वैल्यू और Q की वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास मैथमेटिकली क्या बन जाता है, रिलेशन हमारे पास। देखो हम सबको पता है कि चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज मीन्स Q से डिनोट कर रहे हो, और चार्ज किसके बराबर है, करंट इनटू टाइम। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, टाइम को T से। दैट मीन्स अपना Q किसके बराबर हो गया अभी, करंट इनटू टाइम। और अगर यही वैल्यू हम यहाँ Q की जगह पुट कर देते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया है अभी कि वेट डिपॉजिट इज इक्वल टू ZIT। इस केस में देखो ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। यहाँ W आपका मास कितना डिपॉजिट हुआ, Q चार्ज है, Q की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है कि चार्ज कितना हो, करंट इनटू टाइम, जिसके अंदर हमारा I किसको डिनोट कर रहा है, करंट को, और T किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। ये भी ध्यान रखना है, वैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, आप सबको आता है, फिर भी हम देखो यहाँ याद रखेंगे कि अगर करंट है तो करंट को हमने एम्पेयर में मेजर करना है, और टाइम को किस में मेजर करना है, सेकंड के अंदर मेजर करना है। और हम चार्ज को किस में मेजर करते हैं, अगर देखो हम इनकी यूनिट लिखें अभी, चार्ज को हम किस में मेजर करेंगे, कूलॉम में मेजर करेंगे, और कूलॉम्स की अगर बिगर यूनिट देखें तो हम फैराडे में मेजर करते, वो आगे स्टडी करेंगे। अब अपने माइंड में इक्वेशन बनता है, देखो ये इक्वेशन ध्यान रखनी है कि Z क्या है आपका, Z क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है आपका, वेट है कब, जब 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड के लिए पास करेंगे। दैट मीन्स कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट है अपना, Z को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द वेट डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, कब होगा ये, व्हेन 1 एम्पेयर करंट पास फॉर 1 सेकेंड। देखो अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, ये वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड है। जब कब कहें हम, जब आप 1 एम्पेयर करंट और 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं थ्रू ए सॉल्यूशंस। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या, इट इज द मास या वेट डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड when 1 एम्पेयर करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, देखो इजीली कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हो गया अभी, अगर हमने डिफाइन करना है कि Z को कैसे डिफाइन करें, Z मीन्स आपने डिफाइन करना है अभी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, जिसको आप Z से डिनोट कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो ये वेट ऑफ सब्सटेंस है, कब है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से 1 एम्पेयर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करवाते हैं। तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं हम कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, इट इज वेट ऑफ सब्सटेंस deposited at electrode when 1 ampere current pass through
solution for 1 सेकेंड। देखो अगर 1 एम्पेयर करंट को हम 1 सेकेंड के लिए पास थ्रू करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, उस टाइम कितना वेट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पे, वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकालें, देखो हम एक तो हमने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम एक तो इसी को मैनिपुलेट करके निकाल सकते हैं। देखो यहाँ अगर हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, वेट डिवाइडेड बाय करंट इनटू टाइम। अब इसी को आप सेकंड वे से कैसे निकाल सकते हैं, यानी इसी को मैनिपुलेट करके मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं। सेकंड वे में हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 9650 कूलम ऑफ चार्ज, यानी ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी। यानी जेड इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 9650 कूलम्स। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास कहां से आई, आपने ये दोनों टर्म्स इक्वेशंस को याद रखना है। एक इसी को रिवर्स करके हमने राइट किया था, किसके बराबर है, वेट डिपॉजिट के बराबर। तो ये दोनों इक्वेशंस आपने ध्यान रखने हैं। अब देखो अगर हम किसी इक्वेशंस को कंसीडर करें, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने लेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन स्टेट में मिल रखा है और इसी से आपने एल्यूमिनियम सॉलिड ऑब्टेन करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर रहे हो, दैट मीन्स आपने ध्यान देना है कि यहाँ जो एल्यूमिनियम मेटल है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, और +3 से इसको किस में जाना है, 0 स्टेट में। दैट मीन्स जितना प्लस में चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। और यहाँ ये क्या करेगा, अभी जितना चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करके, हम सबको पता है, उसको न्यूट्रल में ले आते हैं। हमने इसका क्या करवा दिया, अभी इस रिएक्शंस के अंदर हमने क्या करवाया, अभी रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयन करवा दिया हमें। यहां देखो जो भी रिएक्शन हम बैलेंस रिएक्शन राइट करते हैं, हम सबको पता है कि यहां जो इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये 3 इंटीजर के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स हमें याद रखना है, देखो अगर हम ये कहें चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है आपका 96,500 कूलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे, और सिंपली लिखेंगे 1F। देखो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सबको पता है अभी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और आपने 1 मोल का मीनिंग क्या है, Na पार्टिकल्स का निकालना है, और Na पार्टिकल्स की वैल्यू हमें पता है 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है आपने। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करने से यानी 1 मोल ऑफ, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया हमारे पास, देखो ये 480 के करीब आता है, 478, लेकिन अप्रोक्स हम इसको 500 कंसीडर कर लेते हैं, तो लिखते हैं हम
96,500 कूलोम्स। तो इसको हम बार बार यूज करेंगे। देखो हमने याद रखना है कि यहाँ जब भी रिएक्शंस के अंदर हम रिडक्शन करवाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डिनोट करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोल में। और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 फैराडे। और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 96,500 या 96,500 कूलोम्स। ये वैल्यू हमने ध्यान रखनी है, किसकी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। किसका है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट हमने याद रखना है। अब इसी केस में ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी है। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, जैसे डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी कूलोम्स ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं वही किस में आ जाएगा, फैराडे के अंदर। देखो फर्स्ट लॉ को हम कैसे यूज करेंगे, जैसे आपसे सिंपली पूछ लिया जाए क्वेश्चन अपना ये बन जाए, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज required for reduction of, आपसे कहे कि 74 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। देखो यहाँ रिडक्शन की जगह ये भी पूछ ले आपको, यहाँ कहे कि अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 74 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन देगा, या ये कहे कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। देखो चार्ज आने से उसके इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंजेस आता है, मास रिमेन सेम, क्योंकि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉन के लूज गेन करने से मास में हम नेग्लिजिबल इफेक्ट कंसिडर करके आपसे कहे कि कितना अमाउंट चार्ज चाहिए, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन के रिडक्शन के लिए, या ये भी कह सकता है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए कितना चार्ज चाहिए। तो आपने सिंपल क्या देखना है, अभी आपको ये एल्यूमिनियम आयन कंसीडर है, आपने सिंपल देखना है कि एल्यूमिनियम +3 है, इसको आपने न्यूट्रल में लेके आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हमें पता है, देखो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 27 ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें, अब हमें कितना चाहिए, 54 चाहिए। दैट मीन्स आप क्या कंसीडर करेंगे, देखो यहाँ आयन से चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मास के ऊपर, तो यहाँ राइट करेंगे हम, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपने, जितने इलेक्ट्रॉन है वो मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक मोल के अंदर कितना चार्ज है, 1 फैराडे या 96,500 कूलोम्स। तो हम ये राइट कर सकते हैं, देखो अभी सिर्फ जो दे रखा है अमाउंट उसी को, जैसे हमने मोल के अंदर भी पढ़ते हैं, तो यहाँ राइट करेंगे आप 27 ग्राम एल्यूमिनियम आयन के लिए। देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 फैराडे, और 3 फैराडे मीन्स 3 × 96,500 कूलोम्स। तो ये राइट कर सकते हैं हम, 27 ग्राम एल्यूमिनियम आयन के लिए कितने चाहिए, 3 × 96,500 कूलोम्स। निकालना किसके लिए हमें, 54 के लिए। अब इजीली निकाल सकते हैं, ये हमें गिवन डाटा से मिल गया है। अब हम निकालें, देखो अगर हमें 1 ग्राम एल्यूमिनियम आयन चाहिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 96,500 डिवाइड बाय 27, और हमें निकालना कितने का है, 54 ग्राम एल्यूमिनियम का रिडक्शन करना है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 96,500 डिवाइड बाय 27 एंड मल्टीप्लाई बाय 54। तो इसको देखो सोल्व आउट करके हम इजिली निकालेंगे, और ये आपका किस में आ जाएगा, कूलोम्स के अंदर। नहीं आप सिंपली इसको देखो, अगर एमसीक्यू है तो उसमें हमें आंसर के अनुसार सोल्व आउट करना है, और अगर थ्योरेटिकली करेंगे तो कूलोम्स में। नहीं आप सिंपली अगर ये दे रखा है तो ये भी निकाल सकते हैं कि 27 ग्राम = 3 फैराडे,
और 54 ग्राम कितना हो जाएगा 3 फैराडे डिवाइड बाय 27 एंड मल्टीप्लाई बाय 54, तो आपका फैराडे में भी आंसर आ जाएगा। यानी जिस टर्म में आपने आंसर निकालना है, सिंपली अगर इसको कैंसिल आउट करें हम, तो ये अपने पास कितना आ गया 6 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। और यहाँ सोल्व आउट करेंगे तो देखो कूलम्स में आ जाएगा आपका, इसे को 6 से मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे अभी हम, देखो 0, 30, 90 और ये आपके पास किस में आ जाएगा कूलोम में। तो आप कूलोम में भी चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं और फैराडे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 फैराडे किसके बराबर है 96500 कूलोम्स के बराबर। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ को कैलकुलेट करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए। देखो अपोजिट हमसे ये भी पूछ सकते हैं अभी कि फाइंड वेट डिपॉजिटेड। देखो रिवर्स हमसे ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपना ये बन जाए फाइंड आउट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पेयर करंट pass through copper sulfate solution for 20 minutes। हमसे पूछ रहा है कि कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी हमने क्या निकालना है अभी वेट ऑफ कॉपर निकालना है। कब निकालना है आपने, जब 5 एम्पेयर करंट को 20 मिनट के लिए 20 मिनट्स के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास करें। तो देखो यहाँ में अपनी रिएक्शन मिल गई है, किससे करंट पास किया हमने कॉपर सल्फेट से। दैट मीन्स हम याद करें, देखो कॉपर सल्फेट हमारे पास है, इसको आयनाइज करें तो ये क्यूप्रिक की फॉर्म में है और हमें यहाँ सल्फेट आयन दे रहा है। हमें तो कॉपर का डिपोजिशन देखना है तो इसी आयन को कंसीडर करके चलेंगे हम। देखो यानी अगर आपने रिडक्शन करवाना है क्यूप्रिक आयन को, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें आ गया ये कॉपर सॉलिड में। अगर हमसे वेट पूछा है तो हम ग्राम में निकालेंगे। हम देखो यहाँ या तो आपको गिवन मिलेगा या जनरली कॉमन होता है ये एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना है 63.5 होता है, हम 63 ग्राम कंसीडर कर लेते हैं, नहीं जितना गिवन है वही पुट करेंगे। अब इस केस में चार्ज की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स यहाँ आपका 2 फैराडे 2 इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या है 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। किसके लिए चाहिए हमें 63 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए। ये डाटा हमें कहां से मिल गया इक्वेशन से। अब अपने गिवन से कितना चार्ज है वो निकालते हैं। देखो यहाँ फैराडे की वैल्यू पुट करो तो ये भी कर सकते हो, 2 × 96500 कूलम किसके बराबर है 63 ग्राम ऑफ कॉपर के। अब अपने गिवन क्या कंडीशन है कि 5 एम्पेयर करंट 20 मिनट के लिए पास किया है। हमने स्टार्टिंग में भी आपको रिवाइज करवाया था, बाकी फिजिक्स में आप पढ़ते हो एम्पेयर में तो करंट लेना है और टाइम किस में लेना है हमने सेकंड में। तो यहाँ हम सबसे पहले चार्ज निकालेंगे, यानी टोटल चार्ज कितना आएगा अपने पास। Q कैसे कैलकुलेट किया था हमने करंट इनटू टाइम। करंट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है या 5 एम्पेयर, टाइम कितना है 20 मिनट, मिनट की क्या बना दी हमने सेकंड। अब इसको अगर सोल्व आउट करें हम तो अपने पास कितना आ गया देखो 6000 क्या आ गया हमारे पास कूलम आ गया अभी। अब इसी को सोल्व करते हैं क्योंकि हमें इतने चार्ज का वेट पता है तो इतने चार्ज से कितना वेट डिपॉजिट होगा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अभी आप। जैसे गिवन डाटा से हमें वेट से चार्ज पूछ सकते हैं, ऐसे गिवन चार्ज से हम वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वेट डिपॉजिट होगा। अब गिवन डाटा जो अपनी बैलेंस इक्वेशन से
देखो अब इक्वेशन से हमें पता चल गया है कि अगर हमारे पास जो कैलकुलेट करना है उसको राइट में लिखेंगे 2 × 96500 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करता है 63 ग्राम ऑफ कॉपर। हमें निकालना किससे है 6000 कूलम से निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अब आपने वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 6000 कूलम ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा अपने पास 63 डिवाइड बाय 2 × 96500 एंड मल्टीप्लाई बाय 6000। देखो इसी को सोल्व आउट करके हम क्या निकाल लेंगे अपना, अगर यहां इसको सोल्व आउट करें अभी तो अपने पास डाटा आ जाएगा अभी 965 और ये हमें क्या दे देगा अभी ग्राम में। क्या मिल जाएगा कि कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा अगर 5 एम्पेयर का करंट 20 मिनट के लिए उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हो। उसी से हम क्या निकाल सकते हैं वेट डिपॉजिटेड। तो इस तरह से अपने फर्स्ट लॉ को यूज करके वेट डिपॉजिटेड कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड करते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, यानी सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें दैट कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तब उनके केस में भी वेट डिपोजिशन कैलकुलेट कर सकते। कैसे करेंगे देखो, या हम राइट अप करते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का आपका, देखो ये मैं कह रहा है कि अगर हम 3 सीरीज में कनेक्ट कर दें, जैसे आपने इलेक्ट्रोड को लगा के अभी कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, सर्किट को पूरा करने के लिए एनोड कैथोड तो चाहिए। हम इसी तरह से 2 या 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दे अभी इस फॉर्म में, लेट हमने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट कर दिया। अब इस केस में देखो अपना ये जो टर्मिनल है हम ये पॉजिटिव आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक को आपने मेंशन कर लेना है। अब कनेक्ट कैसे होगा देखो, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है, इसके नेगेटिव को हमने इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल था इसको किससे जोड़ दिया इसके नेगेटिव से। यानी आपने जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज किए उसको किस में कनेक्ट करना है सीरीज में कनेक्ट करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर रखी है। देखो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि हमने यहाँ सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया है अभी, लेट यहाँ हमने सॉल्यूशन ले लिया अभी जिंक सल्फेट, या हम ये मान के चले सीरीज में ही हमने सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया है, या हमने कॉपर सल्फेट ले लिया है, या हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया है। अब देखो इस केस में डिपोजिशन हमें किसका मिलेगा, या अगर सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हम करवाएंगे इस केस में जो डिपोजिशन होगा यहाँ किसका होगा हाइड्रोजन का रिडक्शन, यहाँ किसका होगा कॉपर का और यहाँ किसका होगा सिल्वर का। और इसी केस में अपना सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, अगर आप 2 और 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, इस केस में क्या होगा कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इस केस में जो वेट ऑफ डिपोजिशन होगा एट कैथोड्स ये क्या होगा रेशियो वेट ऑफ डिपोजिशन इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी
इस केस में ये क्या कह रहा है हमें, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज passes through electrolytic cells connected in series that contain different इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो ये कह रहे हैं व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, वेट डिपॉजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड is directly proportional to their equivalent weight। या हम देखो इसको क्या कह सकते हैं कि अगर इस केस में आपका W हाइड्रोजन वेट डिपॉजिट हुआ है, इस केस में W कॉपर है, इस केस में W सिल्वर है, तो इस केस में कैसे कंसीडर कर सकते हैं, देखो हम अगर इन दोनों के रेशो को हम राइट करें तो अपने पास ये भी राइट कर सकते हैं, अगर वेट ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड डिवाइड करें वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। यही क्या है आपका फैराडे सेकंड्स लॉ। अगर इन दोनों के केस में राइट करें तो अपने पास एक इक्वेशन ये भी बन सकती है कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो भी राइट कर सकते हैं हम, देखो कैसे राइट करेंगे, अभी वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने तो इन इलेक्ट्रोड पे जो वेट डिपॉजिट होगा या हाइड्रोजन गैस है तो रिलीज होगी, जो वेट ऑफ डिपोजिशन का रेशियो है वो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। तो ये भी कह सकते हैं अगर ए का कंसीडर करें कि वेट डिपॉजिट एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। और इसी डेफिनेशन को इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करें। देखो यहाँ हमने थ्योरेटिकली पे फोकस ना करके इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करने, इसलिए आपको ये फॉर्मूला मिल जाए तो भी आपकी स्टेटमेंट है। या ये कहें कि वेट डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, या कहें रेशियो ऑफ द वेट डिपॉजिटेड इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। इसी केस में इक्विवेलेंट वेट को हम जेड यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की टर्म में भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी आपने इक्विवेलेंट वेट को निकालना कैसे सीखा था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। और अगर दोनों के केस में हम सोल्व करें तो अपना एक इसी के लिए एक फॉर्मूला क्या बन सकता है, वेट डिपॉजिटेड एट फर्स्ट इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय सेकंड इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट आपके पास है। और इक्विवेलेंट वेट को किससे रिलेट कर सकते हैं हम, 96500 तो फिक्स है, दैट मीन्स ये क्या हो गया डायरेक्टली, तो क्या राइट कर सकते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ये फॉर्मूला तो हमारे पास अभी था और ये फॉर्मूला भी एक बन गया कि
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से भी और इक्विवेलेंट वेट को आपस में कोरिलेट करके भी हम वेट डिपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसका वेट या इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करके। तो ये यूज करना है हमने। कौन सा स्टेटमेंट है ये? सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ये जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं ये क्या है आपका? सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। यानी कैसे एक्सप्लेन दे सकते हो आप? देखो इसी की टर्म में रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोड connected in series is equal to ratio of their electrochemical equivalents। तो ये स्टेटमेंट भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। इसी के केस में देखो हमने फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ स्टडी किया है। इसी से रिलेटेड कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो नेक्स्ट वन हम आज एक्सप्लेन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ या यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज कहाँ करते हैं। एक तो अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट में हमने स्टडी किया था कहाँ यूज करते हैं? फूड मैन्युफैक्चरिंग या हम ये कहें फॉर प्रिपरेशन ऑफ। आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाया था NaOH। इसी तरह से अगर एल्कली के कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो ये किससे करते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, जो भी आपके फर्स्ट ग्रुप मेटल्स के कंपाउंड है। सेकंड वन देखो अब हम स्टडी कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करके नॉन इलेक्ट्रोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस लिए यूज करेंगे? टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनोन इलेक्ट्रोड। वेट डिपोजिशन से एनोन इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसको कहाँ यूज करते हैं? इन मेटलर्जी में यूज करते हैं। मेटलर्जी में देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए जनरली पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसके लिए यूज करते हो। जैसे हम सोडियम के लिए, पोटासियम के लिए, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितने आपके रिएक्टिव मेटल है इसको किससे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस से। नेक्स्ट वन हमसे पूछ लें प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेटल या गैसेस को अगर प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करनी है, फ्लोरीन करनी है, क्लोरीन करनी है, किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। नेक्स्ट वन देखो इसको कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। यानी जब मेटल की प्योरिफिकेशन करनी है। रिफाइनिंग किसके करते हैं? जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर, सिल्वर, या आपका ये कहें कि गोल्ड है, मरकरी है, या जनरली टिन के लिए यूज करते हैं इसको। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टिन की रिफाइनिंग किससे करवाते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इसी तरह से अगर हम इनके यूजेस देखें तो किस में यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। किस में यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी किसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेनली किसके लिए करते हैं हम? इसके अंदर क्या करते हैं? किसी भी इनर्ट मेटल की या शाइनिंग मेटल की किसी दूसरे मेटल्स के ऊपर लेयरिंग कर देते हैं, किससे? विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस लिए करवाते हैं हम? टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल या फिर टू मेक अट्रैक्टिव। देखो किसी शाइनिंग मेटल की करवाएंगे तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए लेयरिंग करवा देते हैं।
और अगर जैसे आयरन जैसे रिएक्टिव मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की पॉलिश कर दें तो किस लिए करवाते हैं हम उसके ऊपर? कोरोजन से बचाने के लिए। तो ये डिफरेंट क्या है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा फैराडेज लॉज एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के यूजेस। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसे के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे। या आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेना है, फॉर्मूले को याद रखना है। ओके, थैंक यू।